हेलो एवरीवन। आज अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। नाउ, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, इसके दो टाइप के मोशंस होते हैं। दो प्रकार से ये गतियाँ करती है। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन और रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पे घूमना। ठीक है, मतलब अर्थ जहाँ पे है वहीं पे घूम रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ऑन द अदर हैंड, रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये बीच में सन है, तो इसके चारों तरफ घूम रही है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी कि एक फिक्स्ड पाथ में अगर आप अर्थ रोटेट कर रही हैं तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे 67.5 डिग्री का टिल्ट दिखाती है। नाउ, एक्सिस दो प्रकार की, मतलब टिल्ट दो प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। एक होगा ऑर्बिटल टिल्ट और एक नॉर्मल टिल्ट, जो हमें देखने को मिलेगा इसकी एक्सिस के साथ। देखो, ये अर्थ है। अर्थ सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करती है। वो कक्ष कुछ इस प्रकार से होता है। तो उस कक्ष के साथ अर्थ के जो एक्सिस है उसका टिल्ट है 66.5 यानी कि 67.5 डिग्री का, और वहीं उसके एक्सिस का जो रियल टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री। अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचे जो कि इमेजनरी लाइन है, तो वो 23.5 डिग्री का टिल्ट दिखाएगी। नाउ, जो प्लेन फॉर्म होता है, अर्थ जब सन के अराउंड एक चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और ऑर्बिटल प्लेन कुछ इस प्रकार सा होता है। देखो, ये अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो ये जो पाथ आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पाथ, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और ये अर्थ की एक्सिस है और ये ऑर्बिटल प्लेन के बीच का जो एंगल है वो 66.5 डिग्री का होता है। नाउ, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है। मैं अगर आपको बोलूं कि रात के समय एक गेंद लीजिए और एक टॉर्च ले लीजिए, और आप टॉर्च ऑन करके गेंद के ऊपर करिए, तो आप देखेंगे कि गेंद का एक सिरा जो होगा वो पूरा का पूरा चमकेगा, और ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड होगा वो चमक नहीं रहा होगा, पूरा अंधेरे में होगा, पूरा डार्कनेस में होगा। अर्थ के साथ सिमिलर केस है। जब सन रेज गिरती हैं तो अर्थ का एक पार्ट तो पूरा पूरा चमकता है, उसके ऊपर लाइट गिरती है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड वाला पार्ट डार्कनेस में रहता है। और क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल है, आगे हम पढ़ेंगे, अर्थ एक कंप्लीट स्फेयर नहीं है, ऑर्बिट स्फेरॉइड है, और हम इसे पढ़ भी चुके हैं। बेसिकली जियोइड शेप है। तो अर्थ का स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये एक पूरा एक सर्कल बनेगा इसका पीछे से, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, अब ये जो सर्कल होता है, यानी कि ये वाला जो सर्कल है, ये कहा गया है कि जो मतलब ऑर्बिटल टिल्ट होता है उसके साथ ये कोइंसाइड नहीं करता। सर्कल कोइंसाइड उसके साथ नहीं करता विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। ये एक्सिस है और ये इसका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब सन के अराउंड अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 आवर्स के अराउंड टाइम लग जाता है। एग्जैक्ट टाइम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड के आसपास टाइम लगता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स ही बोल देते हैं, और इसे हम एक अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, अब जो डे एंड नाइट क्यों होता है? तो डे एंड नाइट होता है अर्थ का सन के अराउंड, अर्थ के रोटेशन की वजह से। देखो, रोटेट करती है अर्थ तो हमें डे एंड नाइट देखने को मिलेगा। आज जो जगह यहाँ पे है, थोड़े समय बाद यहाँ आ जाएगी सन के सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और यहाँ पे जो जगह वापस आएगी वो घूम फिरा के यहाँ पे रात हो जाएगी। तो डे एंड नाइट हमें क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ना, ये आप देख सकते हैं, ये सन है, सन रेज गिर रही है, और ये एक पूरा का पूरा एक चक्कर बन रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति चक्र। आगे बढ़ते हैं। नाउ, क्या हो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे? ऐसी कंडीशन में एक फेस तो हमेशा सन की साइड को फेस करेगा, ऑन दी अदर हैंड दूसरा सन की तरफ नहीं होगा। तो एक तरफ हमेशा दिन रहेगा, ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी जगह होगी वहाँ पे हमेशा रात रहेगी। और जहाँ दिन होगा वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जहाँ रात होगी वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में लाइफ का होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नाउ दूसरे प्रकार का जो मोशन है, दूसरे प्रकार की जो गति है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड
जो अर्थ चक्कर लगाती है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। नाउ रेवोल्यूशन, सन के अराउंड, सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे के अप्रोक्स टाइम लगता है। ये जो 6 आवर्स हैं इनको हम एक साथ कनेक्ट ना करके केवल 365 दिन में ही एक साल मानते हैं। ये 6 घंटे 4 साल के अंदर 24 आवर्स बना देते हैं। और हम जानते हैं कि 24 आवर्स का मतलब होता है 1 अर्थ डे, अभी जो हमने पढ़ा। और इसीलिए हम हर 4 साल बाद जो फरवरी आती है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके फरवरी को 29 डेज़ का बना देते हैं और उस साल में 366 डेज़ करके उसे एक लीप ईयर बना देते हैं, जो मैंने आगे लिखा है। नाउ आप इस चीज़ में कुछ चीज़ें, मतलब इस पिक्चर में कुछ चीज़ें देख पाएंगे कि यहाँ पे विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हम ये समझेंगे कि सीजन्स कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से ऋतुएं बदलती है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, ऐसा क्यों होता है। नाउ अर्थ सन के अराउंड एक एलिप्टिकल, एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करती है। नाउ एलिप्टिकल और सर्कल में क्या अंतर है? देखो, इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस प्रकार से होता है, ऑन दी अदर हैंड सर्कल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार और इसमें 2 केंद्र होते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो, बस सन के अराउंड चक्कर लगाती है। हम सबसे पहले समझेंगे सीजन कैसे होता है। नाउ देखो, ये सन है और ये है अर्थ। ठीक है, हम जानते हैं अर्थ कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन खींचूं और उसे 0 डिग्री का नाम दूं तो इक्वेटर हो गया। इसके जस्ट ऊपर 23.5 यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जस्ट 23.5 डिग्री साउथ जो होगा उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा बोलेंगे। नाउ जून के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हमने पढ़ा था कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। अब जून के टाइम में सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के इलाके में पड़ती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड यानी झुका रहता है किसके सामने? सन के सामने जून के समय में। इसीलिए जून के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है और इसी का उल्टा सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सन से दूर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे सन रेज सही तरीके से नहीं गिर पाएगी। और ये है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल 24 आवर्स सन के आगे रहेगा और यहाँ पे 6 महीने हमें दिन देखने को मिलेगा। सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर देखने को मिलेगा। किस मंथ में? जून के मंथ में। अगर आपको सही तरीके से समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे एक आदमी छुपा रखा है और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। देखो, इस बंदे को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया अर्थ के एक्सिस के ऊपर। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका फेस सन की तरफ है और यहाँ से डायरेक्ट जो सनलाइट आएगी इसके चेहरे पे आके थप्पड़ मारेगी। इसकी वजह से यहाँ पे होगी बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी, और ये पैर सन से दूर होने की वजह से यहाँ पे होगी विंटर। समझ आया? अब समझ लो कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर का इलाका है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे का इलाका क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का टाइम है। तो बस यही था इसके अंदर। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो एरिया है वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है और सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें होती है उनको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से देखते हैं, उसके कंपेयर के हिसाब से देखते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर गर्मी है तो उसको हम बोल देंगे समर सॉल्स्टिस। समर यानी कि ग्रीष्म, और सॉल्स्टिस का मतलब होता है अयनांत, और ये होता है 21 जून के दिन। 21 जून ही वो दिन है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। आप जो भी चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स ही सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। सदर्न हेमिस्फेयर में उस समय विंटर चलेगा, ठीक है, उस समय शॉर्टेस्ट डे होगा सदर्न हेमिस्फेयर में और लॉन्गेस्ट नाइट होगी सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब
जैसे जैसे सन आगे बढ़ेगा अपनी मतलब अर्थ आगे बढ़ेगी अपनी गति पे, तो एक समय आएगा जून के बाद सितंबर में, 23 सितंबर। 23 सितंबर के समय ऑटम्न और स्प्रिंग, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है मैंने यहाँ लिख रखा है, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। इस समय जो सन रेज होगी वो डायरेक्ट किस पे गिरेगी, डायरेक्ट पूरे इक्वेटर पे गिरेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नाइट और जो डे होता है उसकी लेंथ इक्वल होती है, और इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल लेंथ ऑफ नाइट एंड डे। और फिर अर्थ फिर से मूवमेंट करेगी सन के आगे, और दिसंबर के आसपास का समय आ जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन आप अगर ध्यान से देखें, इसी बंदे को हम वापस उठा के यहाँ लेके आते हैं और इसको थोड़ा सन के पास ले आते हैं, मान लो इसी प्रकार से ये अर्थ के पास, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके पैर जो है वो सन के सामने है, तो यहाँ पे पड़ेगी गर्मी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास के इलाके पे पड़ेगी गर्मी। देखा जाए तो इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा हाँ, और यहाँ पे पड़ेगी गर्मी। और इसका रिवर्स जो होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हेड किससे दूर है, इक्वेटर से ऊपर की साइड है और सन से दूर है, तो इसकी मतलब यहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी। तो नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं मोस्टली चीज़ें, तो नदर्न हेमिस्फेयर में अगर विंटर है तो हम बोल देते हैं विंटर सोलिस्टिस या फिर शीत अयनांत, और ये 22 दिसंबर के दिन होता है। इसी समय आपको देखने को मिलेगी लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे। लॉन्गेस्ट नाइट किसके लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डे होगा कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फेयर में। और रिवर्स कंडीशंस कहाँ होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे समर है, गर्मी का समय है, कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर से अर्थ आगे बढ़ेगी और एक ऐसा समय आएगा जिस समय सन की जो रेज होगी वो डायरेक्ट इक्वेटर पे गिरेगी, और इस समय में जो डे लेंथ और नाइट लेंथ होगा वो इक्वल होगा, और 21 मार्च के दिन ऐसा होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम्न। वहीं अगर हम ध्यान से देखें 23 सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑटम्न था और सदर्न हेमिस्फेयर स्प्रिंग इक्विनॉक्स था, ठीक है। अब आप इसको हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं, ये अर्थ है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है इस टाइप से इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जब जून का समय है तो उस समय अर्थ का जो अपर है मतलब अर्थ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की तरफ झुका हुआ है, और यहाँ पे गर्मी पड़ रही है नदर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए हम उसे उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। 21 जून का समय होता है ये, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, इसका उल्टा। आगे बढ़े 23 सितंबर, शरद ऋतु नदर्न हेमिस्फेयर में, वसंत ऋतु सदर्न हेमिस्फेयर में, और शरद ऋतु नदर्न हेमिस्फेयर में। सिमिलरली आगे बढ़ते गए, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सन के सामने है, तो इसके लिए यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी, नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और धीरे धीरे आगे बढ़े तो 21 मार्च का समय आया, वसंत ऋतु नदर्न हेमिस्फेयर में, शरद ऋतु सदर्न हेमिस्फेयर में, और इसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीजन्स होते हैं, क्या सीजन्स वो किसकी वजह से होते हैं, तो सीजन्स जो होते हैं वो रेवोल्यूशन प्लस अर्थ के टिल्ट की वजह से होते हैं। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, उसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो मैंने बताया कि एक साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। ये जो 6 घंटे हैं 4 साल के अंदर मिल के 24 घंटे बना देते हैं, और इन्हीं 24 घंटों से एक दिन बन जाता है, और वही दिन फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए हर 4 साल में फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, और ऐसे साल के अंदर 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, ऐसा पता करने के लिए हम उस साल के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर वो पूरा डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ नहीं है। जैसे मैंने बोला 2023, 2023, 2025 और 2028, इसमें से लीप ईयर कौन सा होगा। 23 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं पूछूं कि 2401 लीप ईयर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है।
क्या 1800 एक लीप ईयर है? ये नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सेंचुरी ईयर के केस में होता है। ठीक है, 6 घंटे और कुछ 9 मिनट के आसपास का समय होता है। वो 9 मिनट 100 साल में मिलके एक दिन बना देते हैं और उसको हम सेंचुरी ईयर के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, वो रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ देखनी थी कि एक लीप ईयर मतलब 367 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं ना। इस फिगर से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दीर्घवृत्ताकार है। मतलब इस प्रकार से एक ऑर्बिट है, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इस पूरे ऑर्बिट में हम एक चीज़ कॉमन नोट कर पा रहे हैं कि अर्थ टिल्टेड है, अर्थ झुकी हुई है, अर्थ झुकी हुई है, अर्थ झुकी हुई है, टिल्टेड मैनर में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक साल को हम 4 ऋतुओं में बांटते हैं, समर, गर्मी, विंटर, सर्दी, स्प्रिंग और ऑटम्न। ऑटम्न का मतलब क्या होता है? ऑटम्न का मतलब होता है शरद, और स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। ठीक है, और सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी गई है। समर सॉलिस्टिस उत्तरायणांत, विंटर सॉलिस्टिस दक्षिणायनांत। समर सॉलिस्टिस समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, विंटर सॉलिस्टिस उल्टा समर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो विंटर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, अगर सदर्न हेमिस्फेयर में समर है तो विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, 21 जून के दिन होता है। ठीक है, सूरज की जो किरणें होती है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पे गिरती है। 21 जून के दिन ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, और इस समय एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स। जितनी भी ये कंडीशन मैंने आपको बताई वो सब इसकी उल्टी होगी। वहीं अगर हम बात करें विंटर सॉलिस्टिस की तो ये 22 दिसंबर के दिन होता है। इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा सूर्य की तरफ झुकी होती है और इसकी वजह से साउथ पोल जो होता है वो टिल्ट होता है किसकी तरफ? सन की तरफ। 22 दिसंबर के दिन लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी सदर्न हेमिस्फेयर में, इसका उल्टा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसीलिए जो क्रिसमस होती है वो समर महीने में मनाई जाती है, मतलब समर के अंदर मनाई जाती है, गर्मियों में मनाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे ये जो पोल्स है ना, पोल्स जैसे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, अगर मैं अर्थ को इस प्रकार से बनाऊँ तो उत्तरी ध्रुव का पूरा इलाका पूरे 6 महीनों के लिए, पूरे 6 महीनों के लिए सन की तरफ टिल्टेड रहेगा। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से मतलब 6 महीने नॉर्थन हेमिस्फेयर में गर्मी रहेगी, पूरे दिन लाइट रहेगी, डे रहेगा, और इसका रिवर्स 6 महीने सदर्न हेमिस्फेयर में नाइट रहेगी। वहीं अगर हम बात करें इस समय के आसपास की तो विंटर जो सदर्न साउथ पोल है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है, और इसी की वजह से जो साउथ पोल है वहाँ पे 6 महीने अंटार्कटिका वाले इलाके में 6 महीने गर्मी रहेगी, और उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने उस समय रात रहेगी। इसका उल्टा कंडीशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ये इक्विनॉक्स के बारे में बता रखा है कि ऑन 21 मार्च 21 मार्च के दिन, ठीक है, और 23 सितंबर के दिन, 2 दिन है, जो सन की रेज होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरती है। इस पोजीशन में कोई भी पोल यानी कि ना ही नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल सन की तरफ झुका होगा, नहीं झुका नहीं होगा, और इसकी वजह से इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स यानी शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा वसंत ऋतु होगी, और 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? डे और नाइट कोज होते हैं, और रेवोल्यूशन किसकी वजह से कोज होगा? रेवोल्यूशन की वजह से सीजन होते हैं। रेवोल्यूशन के साथ साथ टिल्ट भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये पूरी चीज़ें हम देखो, जब हमने देखा कि 21 जून का समय था तो उस समय जो उत्तरी गोलार्ध था वो किसकी तरफ झुका हुआ था? सूरज की तरफ झुका हुआ था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ था। इसकी वजह से जो सन रेज थी वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पे ऊपर गिर रही थी, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे गिर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप जो नॉर्दर्न एरिया है यानी कर्क रेखा के आसपास का एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया है, वो ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा था, और जो पोल के आसपास का इलाका है वो कम हीट रिसीव कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सन रेज क्या पड़ रही थी? स्लांट गिर रही थी, तिरछी पड़ रही थी। और नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ्स। समर सॉल्स्टिस के समय नॉर्थ पोल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो इलाका है वो किसकी तरफ झुका होता है? सन की तरफ झुका होता है। जब पूरी अर्थ सन की ऊपर वाला इलाका सन की तरफ झुका हुआ है तो नॉर्थ पोल जो है वो भी झुका होगा। आर्कटिक सर्कल के ऊपर का इलाका
हमेशा 6 महीने के लिए लगातार क्या फील करेगा, डे लाइट फील करेगा। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर द 6 month। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions of the north of equator। तो क्योंकि जो बहुत बड़ा इलाका है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वो सन से लाइट प्राप्त कर रहा है, सन से लाइट रिसीव कर रहा है, इसीलिए जो नॉर्थ के इलाके हैं इक्वेटर के, उसके अंदर होगा समर, और समर सोल्स्टिस के नाम जाना जाएगा। और लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट जो होगी वो 21 जून के दिन देखी जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई उसका उल्टा हमें सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमें विंटर देखने को मिलेगा, रातें लंबी होगी, दिन छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, यानी वहाँ पे सर्दी होगी। और इस प्रकार की पोजीशन को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस या फिर उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर, जैसे अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या देख रहे हैं कि अभी सर्दी का समय चल रहा है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के इलाके के अंदर ही आता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर रेखा का इलाका है, उस समय जब 22 दिसंबर अभी के आसपास जो समय आएगा धीरे धीरे 22 दिसंबर के आसपास का, उस समय जो मकर रेखा होगी वो सन की तरफ झुकी होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि साउथ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी साउथ यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका, सदर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी पड़ रही होगी इस समय। और जो सन रेज होगी वो वर्टिकली फॉल करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी सीधी फॉल करेगी। इसी लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर जो होगा वो क्या लाइट गेट करेगा। इसीलिए समर होगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में, और लंबे लंबे दिन होंगे और छोटी छोटी रातें होगी। और इसका उल्टा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने अभी बताया कि लैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से हमेशा मतलब जो भी चीज़ें होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी है तो समर सॉलिस्टिस, सर्दी है तो विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है, गर्मियों के अंदर मनाई जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 ऐसे दिन होते हैं जिस समय जो सन रेज होती है ना वो कहाँ पे गिरती है, डायरेक्टली इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पे गिरती है। और इसकी वजह से अर्थ के जितने पोर्शन है उनको इक्वल लाइट मिलती है, कोई भी किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है। तो ऐसे केस में इक्वल डेज होंगे और इक्वल नाइट्स होगी, और इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर के दिन क्या होगा, ऑटम्न सीजन। अब ऑटम्न सीजन होगा कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और इसका उल्टा स्प्रिंग यानी जब पत्ते वत्ते झड़ेंगे, वसंत ऋतु आएगी सदर्न हेमिस्फेयर में, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा 21 मार्च के दिन, ठीक है। बस इतने में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम इस क्लास को यहीं रखेंगे। PYQs मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा हैड स्टेटेड कि अर्थ राउंड है और रोटेट करती है इसके अपनी एक्सिस के ऊपर। और चाणक्य मतलब आर्यभट्ट के बारे में हमने क्या सीखा, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी इस क्लास को अपलोड कर दूंगा कुछ ही देर में।